तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वैसे इसको सिर्फ हेरिडिटी कहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि भाई साहब एवोल्यूशन ना जो पूरा था वो कट चुका है। तो हाँ, तुम लोग समझ गए होगे, वीडियो उन लोगों के लिए जो 2020 और 21 का एग्जाम जो है क्लास 10 का वो देने वाले हैं। ओके, और अगर तुमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रखा है ना, और मैं ये मान के चलूँ कि तुमने नहीं कर रखा है, तुम्हारा भी हाल हमारे जैसा ही है, तो हो सकता है कि ये वीडियो देख के तुम्हें एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि तुम लोग बढ़िया ठीक ठाक से नंबर ले आओ। ज़्यादा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ना, स्टार्ट करने के बाद एक्चुअली तुम्हें ना सबसे पहले जानना चाहिए कि वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन से तात्पर्य ये है कि वेरिएशन इज़ स्लाइटली चेंज्ड। कुछ भी अगर बहुत थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। सपोज यू वर वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट yesterday एंड टुडे इट इज़ अ रेड टी शर्ट, देन दैट्स वेरिएशन। इवन हमारी बॉडी में भी रोज रोज वेरिएशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ नेल्स, दीज आर डेली बेसिस ऑफ वेरिएशन। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। एक छोटी सी बात, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें वेरिएशन बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत माइन्यूट। एंड व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा वेरिएशन होता है। सो वी कैन से दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना जो नया बच्चा होता है ना, वो पेरेंट जो होता है बिल्कुल उसका कार्बन कॉपी होता है। तुम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, वो सारे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तुमने कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग देखा क्या? मतलब अगर तुम बैक्टीरिया ले रहे हो तो वो सारे बैक्टीरियाज एक जैसे ही दिखेंगे, है ना। मतलब कहीं अगर तुमने गूगल पे भी देखा हो तो वो हर कोई एक जैसा दिखता है, बट तुम अपने मम्मी पापा जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते होगे। हाँ, तो वेयर वाज आई। हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपने से 2 बच्चे बना लेता है वो। तो ऐसे 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से पता नहीं कितने, 8, फिर आगे मैथ्स भूल गया हूँ। वेल, और हर इंडिविजुअल में ना तुम लोग देखोगे तो एक थोड़ा सा, बहुत छोटा सा एक चेंज आया होगा, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम चेंज आता है, बहुत कम चेंज आता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग जो हमारी लेटेस्ट जनरेशन आई है, ठीक है, जो लेटेस्ट जनरेशन है और जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो एक बैक्टीरिया था जिसने स्टार्ट किया था, अगर हम लोग उनके बीच का डिफरेंस देखें तो जो दोनों के डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। ऐसे बहुत अच्छे चांसेस है ना, जो नया वाला बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स से, जो फर्स्ट उनका था, उनसे बहुत अलग हो सकता है, हर मामले में अलग हो सकता है। और ये तो हुई एसेक्सुअल की बात, ये तो फिर भी कम डिफरेंट होगा। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो तो इससे भी ज़्यादा, लाइक टोटली एक नया क्रीचर बन के आएगा वो तो। आई मीन अगर ह्यूमंस की बात करें तो ऐसा नहीं कि उसके 4 पैर आ जाएंगे, बट ट्रेड्स वाइज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा अपने एंसेस्टर्स से। तो अगर इस चीज़ की समरी में मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाता है तो बहुत स्लाइट चेंज आता है। बट अगर हम लोग एक बहुत बड़ा गैप देखें ना जनरेशन्स का, तो वो बहुत चेंज आता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। एंड वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट इस ड्रास्टिक चेंज को ना एवोल्यूशन बोलते हैं। जब वेरिएशन बहुत जनरेशन तक चले और बिल्कुल एक नई चीज़ आ जाए आपके सामने, तो उसको एवोल्यूशन कहते हैं। सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो इट। एंड अगर तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी और तुमने पूछा हो कि वेरिएशन आता क्यों है, पता नहीं किसकी बजी होगी, लेकिन हो सकता है किसी की बजी हो, तो तुम्हारी घंटी को शांत करने के लिए मैं बता देता हूँ कि वेरिएशन ना डीएनए कॉपिंग में गलती की वजह से आता है। अब नाम से समझ गए होगे तुम लोग डीएनए कॉपिंग क्या होता है। डीएनए कॉपिंग मतलब डीएनए की कॉपी बन जाना, पेरेंट से उसके बच्चे में डीएनए की कॉपिंग हो जाना, ठीक है। तो अब डीएनए क्या होता है, देखो कैसे बताऊँ, जब तुम लोग कोई ऐप हम लोग बनाते हैं, ठीक है, या इवन यूज़ भी करते हैं, तो वो ऐप सिर्फ ऐप नहीं आता है, उसके साथ उसकी कोडिंग आती है, उसके कुछ सामान पड़े होते हैं जो कि तुम्हारे फ़ोन के फोल्डर में कहीं जाके पड़े होंगे, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे वो ऐप चलता है। अब वैसे ही जैसे वो कोडिंग होती है ना ऐप के लिए, ये डीएनए हमारी बॉडी की, हमारी ट्रेड्स की, हमारे बिहेवियर की कोडिंग है। सारी इन्फॉर्मेशन की, हम लोग कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें डीएनए में लिखी हुई हैं, मतलब स्टोर्ड होती हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो वेरिएशन होती है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कभी कभी ना काफ़ी हेल्पफुल होती है एक इंडिविजुअल के लिए भी और पूरी स्पीशीज़ के लिए भी। अगर एक लाइन में बोलना हो तो वेरिएशन से ना कभी कभी ना एक स्पीशीज़ का ना सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। अब उतना डीप में जाके वो 3-4 एग्जांपल्स नहीं करेंगे हम लोग, बट एक ओवरव्यू ले लो कि मान लो कि एक बग्स हैं, मतलब कुछ बग्स हैं और वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ब्राउन कलर के बग्स हैं और वो ना क्रोज को बहुत अच्छे से दिख जाते हैं ऊपर से ही, तो क्रो आकर उन्हें खा लेते हैं। अब एक वेरिएशन हुई और कुछ टाइम के बाद जो सारे जो वो थे ना बग्स, वो ग्रीन कलर के होने लग गए। अब ग्रीन कलर के होते ही वो पत्तों में या घास में आराम से छुप जाते थे, क्रोज को वो दिखते नहीं थे और वो खा नहीं पाते थे उन्हें। तो देखा तुमने कि वेरिएशन से कैसे उनका जो सर्वाइवल रेट था पूरी स्पीशीज़ का वो बढ़ गया है। अच्छा ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि सर्वाइवल रेट बढ़े, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है।
मान लो सारे ग्रीन कलर के बग्स होते और बाई चांस एक ब्राउन कलर का निकला था, तो वो तो मर जाता ना, मतलब क्रो खा लेते उसको। तो हमेशा अच्छा नहीं होता है, बट हाँ मोर और लेस इसको ज़्यादातर तो हम लोग अच्छा ही मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो, कभी कभी बुरा भी हो सकता है। दोनों एग्जाम्पल्स लिखाना। तो अब हम लोग कर लेते हैं हमारी मेन चीज़, जो कि है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज़ बेसिकली पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हें पास हुई है ना, वो सारी वो उनके पासिंग को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और जहाँ मैं अभी अटक रहा था, जो भी चीज़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास हुई हैं, उनको हम लोग ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब से हम उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बुलाएंगे, अब से हम उन्हें ट्रेड्स बुलाएंगे। ट्रेड्स का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी आंखों का कलर, तुम्हारे ईयर्स का साइज़, तुम्हारी हाइट, ये सारी चीज़ें ट्रेड्स होती हैं। और ट्रेड्स ना बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है भाई इनहेरिटेड ट्रेड्स, और दूसरी होती हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। हो सकता है कि कंपैरिजन आ जाए तो सुन लो, ठीक है, 3 नंबर का आ सकता है, कंपैरिजन हो सकता है 3 नंबर का आ जाए। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होती है ना, दोज आर द ट्रेड्स जो तुम लोग जब पैदा होते हो ना, तब से ही अपने अंदर लेकर आते हो। ठीक है, फ्रॉम योर टाइम ऑफ बर्थ, तब से जो ट्रेड्स हमारे पास हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी इनहेरिटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा था कि आंखों का कलर जो प्री डिफाइंड होता है, कि मतलब पहले से ही तय होता है कि तुम्हारी आंखों का कलर क्या होने वाला है, तुम्हारी हाइट कितनी जाने वाली है, ये पहले से ही डिफाइंड होता है। तुम लोग हद मार के ना अपनी हाइट ना 1 इंच या 2 इंच इतना ही बढ़ा सकते, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल ये हो गए। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो कि हेरिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़। अब वो बचपन से ही नहीं आ जाती है, बट वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है तुम्हारे अंदर ही, धीरे धीरे डेवलप होगी। और वो हेरिटेड, वो मतलब कि इनहेरिटेड ट्रेट क्यों है? कोई डिजीज़ इनहेरिटेड कैसे हो सकता है? ये एक्चुअली कमेंट में एक बच्चे ने पूछा था, एंड आई वॉज वेरी ग्लैड कि किसी ने पूछा। तो देखो भाई, डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ अगर जनरली बताऊं तो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। अब मान लो कि तुम्हारी डीएनए कॉपिंग में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, पैनक्रियाज के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची जितनी पहुंचनी चाहिए थी, और वो उन्होंने उतना इंसुलिन नहीं बनाया जितना बनना चाहिए था। शायद पैनक्रियाज ही बनाते हैं ना इंसुलिन, तो हाँ, तो उन्होंने उतना इंसुलिन नहीं बनाया। अब इंसुलिन की कमी की वजह से तुम्हें डायबिटीज़ हो गई। तो आइडिया मिल गया तुम्हें कैसी सी डिजीज़ होते हैं, इनहेरिटेड डिजीज़। और दूसरी तरफ से हमारे पास एक्वायर्ड डिजीजेस, जो तुमने एक्वायर करे हैं बाहर आके, जो तुम्हारी खुद की मेहनत है। फॉर एग्जांपल, तुमने डांस सीखा है, तुमने गिटार बजाना सीखा है, तुमने चलना फिरना सीखा है, ये सारी जो ट्रेड्स हैं, इवन तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम लोग ज़्यादा गुस्से में रहते हो या शांत रहते हो, ये भी तुम्हारी हाथ में है ना। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लोग चेंज ना कर पाओ। तो ये सारी ट्रेड्स जो कि तुमने बाहर आके सीखी हैं या बाहर आके तुम्हारे साथ हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का स्कार पड़ गया अगर फेस पे, तो वो कोई प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, वो कोई इनहेरिटेड ट्रेड नहीं थी, वो बाहर आ गया, तो वो एक्वायर्ड ट्रेड है। ठीक है, कोई हैंडीकैप हो गया किसी एक्सीडेंट में, तो वो भी एक एक्वायर्ड ट्रेड है, बाहर आके हुआ है ना। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बाहर आके होती है ना, वो सारी एक्वायर्ड ट्रेड्स होती हैं। तो देखो भाई, ट्रेड्स ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि कौन सी ट्रेड लगेगी। मान लो कि तुम्हारी आंखों का कलर ब्लू होगा या ब्लैक होगा, तो ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड कौन करता है? ये ना प्यूनेट्स की वजह से डिसाइड होता है, जो कि तुम्हें पुराने वाला मैं बताने वाला हूँ। तो उसकी सुन। तो स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया। तो पी प्लांट लेने का मकसद ये था कि पी प्लांट को आप इजीली ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये मौसम और वो सब ज़्यादा केयर मांगता नहीं है। पी प्लांट जल्दी ग्रो होता है और टाइम एंड सीजन फ्लेक्सिबल, मतलब आप इसको साल के किसी भी टाइम पे कभी भी लगा सकते हो, किसी भी मौसम में लगा सकते हो। और ये तो लास्ट पॉइंट है, मतलब कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, जिस टाइम पे मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टाइम पे जितने भी ये हेरिडिटी वाले या जितने भी एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, वो पी प्लांट के ऊपर हुआ करते थे। तो एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट बन चुका था, तो इसलिए उन्होंने भी इसे ही लेना सही समझा। और मैंने सुना है कि मेंडल की कुछ पी प्लांट से कुछ रिलेटेड भी था, मतलब ऐसा कुछ था, वो कहीं कुछ काम करते थे तो पी प्लांट के आसपास थे वो। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने तुम्हें बता दी। और अब यार हम लोग ना पी प्लांट का एग्जांपल लेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए ना हम लोग एक ट्रेट लेंगे, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। और इस केस में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी हाइट। आइज का कलर ले सकते थे, नोज की शेप ले सकते थे, चिन की शेप ले सकते थे, या तुम्हारे स्कल का साइज ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बट हमने इसको प्रेफरेंस दी है। तो हमारे पास हाइट में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है टॉल का, एक आता है शॉर्ट का। मतलब या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट शॉर्ट होगा। तो हम लोग टॉल को डिनोट करेंगे टी से, मतलब कैपिटल टी से, और हम लोग शॉर्ट को डिनोट करेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी लिखे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हें कहते हैं हम लोग जीनोटाइप। एंड जीनोटाइप मतलब कि पेयरिंग, मतलब तुम्हारे पास कुछ ट्रेट्स हैं, ठीक है, कुछ अलील्स हैं, और उनकी जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। मतलब इस केस में हमारे पास एक और पॉसिबल जीनोटाइप बनता, जो कि था कैपिटल टी और स्मॉल टी, बट वो हमने लिया नहीं क्योंकि वो एक हाइब्रिड बन जाता। बट अभी हमने यहाँ पे एक प्योर जीनोटाइप लिया है जो कि टॉल है और शॉर्ट है। ठीक है, अब
अब क्या होगा, अपना ये जीनोटाइप से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों टीज अपने अलग अलग हो जाएंगे। और ये जब अलग अलग होते हैं ना, तब इनको कह देते हैं एलील्स, ठीक है। तो एलील्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एलील्स होते क्या हैं। तो एलील्स ना यार, अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें बताऊँ तो एलील्स होते हैं सिर्फ ऑप्शंस, ठीक है, कि तुम्हारे पास एक ट्रेट के कितने ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो सेम ऑप्शंस हैं, मतलब तो ऑल अराउंड तुम्हें देखो तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, बट 4 हैं लेकिन 2 ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। बट आगे वाली जनरेशन में ऐसा नहीं होगा, आगे वाली में अलग अलग हो जाएंगे। और अब जब ये एलील्स बन चुके हैं तो हम ना अब इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, इनकी हाइब्रिड करवाएंगे। तो हम लोग एक क्रॉस बना लेते हैं जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पनेट स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं होता है इसमें, बस ऐसे लाइनें खींचनी होती है, ठीक है। अब हमने एक ट्रेट को इस साइड रखना है और दूसरी मतलब एक जीनोटाइप को इस साइड रखते हैं और दूसरे जीनोटाइप को इस साइड रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है ना, ये फादर का होता है मेल का, और ये वाला जो होता है ये फीमेल का होता है, मदर का होता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर टी रख लेता हूँ, कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी रख लेता हूँ। और अब हम इनका क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या कहते हैं, फ्यूज़ करा देंगे, ठीक है। तो फ्यूजन के बाद ये कुछ ऐसे से हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इस केस में हमारे पास टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए हमने कैपिटल डी रखा है, ठीक है। तो जिसका भी डोमिनेंट होगा वो कैपिटल में आएगा। कि कहीं की शॉर्ट भी किसी केस में डोमिनेंट हो जाए, हो सकता है ना, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल एस या स्मॉल लिख देंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसलिए हमने कैपिटल टी लिखा है। शॉर्ट भी हो सकता था किसी केस में डोमिनेंट कैरेक्टर। तो अब तुम देख रहे हो कि हमारे पास 4 केसेस बने हैं और चारों के चारों में एक कैपिटल टी आने वाला है, ठीक है, मतलब आ रहा है। तो तुम लोग यार आसानी से बता सकते हो कि अगर ये इनमें से कोई भी ट्रेड शो होती है, कोई भी ऑप्शन आता है, तो कौन सा कैरेक्टर शो होगा। ऑब्वियसली वो टॉल शो होगा। क्यों? क्योंकि टॉल हमारे पास इस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इस केस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो हर केस में कोई भी केस आ जाए तो ये पी प्लांट जो नया बनेगा वो टॉल होगा, ठीक है। F1 जनरेशन का जो पी प्लांट बनेगा वो हमेशा टॉल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ट्रेट ली हाइट और एक ट्रेट का हमने क्रॉस बना दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जीनोटाइप होता है, तुमने शायद सुना होगा फिनोटाइप भी। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है आपका आउटकम, मतलब रिजल्ट। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या निकला, मतलब रिजल्ट मतलब आप जिस ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हो उस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकला, आपके पास क्या दिख रहा है, आपको टॉल दिख रहा है ना। तो टॉल हमारा फिनोटाइप हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक F1 जनरेशन आ चुकी है। अब हम इस F1 जनरेशन से एक और जनरेशन बनाएंगे जिसे हम कह देंगे F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब हम इनकी कोई भी 2 ट्रेड उठाते हैं क्योंकि सारी सेम है, तो हम लोग 2 जीनोटाइप उठाते हैं, ठीक है। इसी में से जीनोटाइप पता है ना क्या है, पेयरिंग, ठीक है। तो 2 जीनोटाइप उठाएंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इनके एलील्स बनेंगे, ठीक है। इनके एलील्स बने मतलब ये अलग अलग हो गए, ठीक है। और अब ये लोग फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग देख रहे हो अब भी यहाँ पे 2 ही हैं, बट किसी केस में हो सकता था कि तुम्हारे पास एलील्स मतलब ऑप्शन ना, तो ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ही हैं, बट एक्चुअल में 4 है। तो अब क्या है, अब हम इनका क्रॉस बनाएंगे पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब दोबारा कुछ भी रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं और दोबारा इनके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो टी 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 एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन से केस में हमारे पास टॉल आएगा, कौन से केस में हमारे पास स्मॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो तो 1 में डोमिनेंट, 2 में डोमिनेंट, 3 में डोमिनेंट, ठीक है। तो यानी कि 3 जो हो गए वो टॉल बनेंगे और 1 जो हो गया वो शॉर्ट बनेंगे, यानी कि 3:1 की रेशियो आ गई है हमारे पास F2 जनरेशन की। लेकिन ये 3:1 की जो रेशियो है ना, ये तुम्हें क्या देख के पता चल रहा है कि टॉल शो हो रहा है, ठीक है। मतलब टॉल शो हो रहा है भाई, मतलब कि सिर्फ दिख रहा है, लेकिन जेनेटिकली इसकी जो रेशियो आएगी वो आएगी 1:2, क्योंकि ये 2 हैं और ये 3, मतलब 1:1, 1:2:1, ठीक है। तो 1:2:1। तो सेम टू सेम जैसा हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था वैसा हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि सिंपल सी बात है, डाई हाइब्रिड मतलब 2 ट्रेड्स का हाइब्रिड बनाना, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था, सिर्फ हाई टी थी और टी करके हमने उनका क्रॉस बना दिया था। इस बार हम लोग टी के साथ साथ दो ट्रेड्स लेंगे, मतलब टी तो नहीं लेंगे बट 2 ट्रेड्स लेंगे और उन दोनों ट्रेड्स का एक साथ क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। यही तो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2 ट्रेड्स लेंगे, तो पहली जो ट्रेड होगी वो हमारे पास होगी शेप और दूसरी जो ट्रेड होगी वो हमारे पास होगी कलर। अभी तो हम लोग बात करते हैं, तो अभी हमने 2 ट्रेड्स लेनी है ना, तो हम लोग ऐसे 2 अलग अलग प्लांट्स लेंगे जिनमें दोनों ट्रेड्स मिक्सड हों,
ठीक है। तो हम लोग एक प्लांट लेंगे जिसमें राउंड शेप हो सीड्स की और येलो कलर हो, ठीक है। तो हम लोग आर आर मतलब राउंड और वाई वाई मतलब कैपिटल वाई वाई मतलब येलो। और दूसरी तरफ हम लोग दूसरा प्लांट लेंगे जिसमें अलग हो, जैसे कि रिंकल्ड जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और ग्रीन जिसे हम लोग स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग क्लियरली बता सकते हो कि जो राउंड है और येलो है ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। तो जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था कि इनके अलग अलग गैमेट्स बन जाते हैं, तो हम लोग भी गैमेट्स बनाएंगे, मतलब इनकी पेयरिंग करेंगे, पॉसिबल कितनी पेयरिंग हो सकती है इनकी। तो इसकी बात की जाए तो हमारे पास दो पॉसिबल पेयरिंग निकलती है, आर वाई एंड आर वाई, ठीक है। और दूसरी साइड सेम आर वाई एंड आर वाई, ठीक है। अब इनका हम लोग एक क्रॉस बनाएंगे। तो नॉर्मली जैसे हमने वहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बनाया था बस बिल्कुल वैसे ही बना लिया है। तो तुम लोग देख सकते हो इसमें हर बार में आपको एक राउंड शेप का सीड मिलेगा और येलो कलर मिलेगा, ठीक है। हर केस में यही मिलेगा। तो हमेशा ना यही होता है यार कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होते हैं, कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होगा F1 जनरेशन में, ठीक है। अब जैसा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ किया था वैसे ही हम लोग इसके साथ भी करेंगे, मतलब इसकी भी हम लोग F2 जनरेशन बनाएंगे। एंड F2 जनरेशन के लिए हम लोग यहीं से 2 उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं ये और दूसरा निकलता है यही, ठीक है। तो अब हमने इनका दोबारा गैमेट फॉर्मेशन करना है, ठीक है, मतलब पॉसिबल पेयरिंग करनी है हम इनकी। तो अब तुम लोग बताओ कि पॉसिबल पेयरिंग कैसे होगी। और हमेशा याद रखना कि इसमें ना डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा एक बार शेप आएगी और एक बार कलर आएगा। तो सिर्फ 2 ही वो रहेंगे हमारे पास, 2 ही अब यहाँ पे कहेंगे वेरिएबल जो भी कह लो 2 रहेंगे। तो अगर तुमने अपना दिमाग लगा लिया हो थोड़ा सा तो अभी अपन करते हैं आगे। तो पॉसिबल पेयरिंग बनती है आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। एंड सेम इस साइड भी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है और अब हमने इन सब का एक क्रॉस बनाना है, ठीक है। तो मतलब 4 × 4 मतलब 16 हमने बॉक्सेस बनाने हैं उसके। थोड़ा सा मुश्किल लगा मेरे को, ठीक है। तो कलरिंग मैंने मज़े के लिए नहीं की है, कलरिंग मैंने सोच समझ के की है और वो बताता हूँ मैं क्यों, ठीक है। अब हमने ये सारी जितने भी ये थे हमारे, तो ये पेयरिंग मैंने यहाँ पे लिख ली थी, ठीक है, गैमेट्स लिख लिए थे और इन सब को मैंने क्रॉस करवा दिया, मतलब फ्यूज़ करवा दिया, ठीक है। तो इनमें से ये निकलता है। अब इसकी जो फिजिकल मतलब जो फिनोटिपिक रेशो होगी ना, मतलब आपको दिखने में क्या आएगा ये, तो वो आएगा ये, ठीक है। अब इसमें 9 जो है वो है राउंड और येलो का, 3 हमारे पास है राउंड और ग्रीन का, 3 दोबारा हमारे पास है रिंकल्ड और येलो का, और 1 हमारे पास है ये रिंकल्ड और ग्रीन का, ठीक है। ये तो हो गई फिनोटिपिक रेशो की बात। अब जो जीनोटिपिक जो मतलब जो जेनेटिक रेशो आएगी ना वो ये है भाई। तो इतनी लंबी मैंने ये भाई इसलिए मैंने ये कलरिंग किया है तो तुम्हें पता चल जाए कि 1:2 1:1 2:2 4 2:2 1 1 ठीक है। तो ये कलरिंग मैंने इसलिए की थी। अब मैंने कोशिश की है तुम्हें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करवाने की एज ऑलवेज। एंड ये वाला थोड़ा सा आसान था शायद। ये सारे लॉस तुम्हें आते हैं, ये सब तुमने अभी किया हुआ है मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में, और बस ये एक समरी टाइप है दोनों तुमने जो क्रॉसेस किया है उनकी। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बट मैं तुम्हें एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि क्या कौन सा लॉ क्या कहता है। तो इसमें जो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहता है कि यार अभी तो मैं बताता हूँ एक सेकंड। ये देखो, अब तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 4 केसेस थे, ठीक है, चारों में स्मॉल टी है, चारों में कैपिटल टी है, लेकिन शो क्या हुआ, टॉल मतलब कैपिटल टी शो हुआ, ठीक है। इधर 3 में टी है, मतलब 3 में कैपिटल टी है, 3 में स्मॉल टी है, लेकिन ज़्यादा बार शो कौन सा हुआ, टॉल वाला शो हुआ। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर दोनों एलील्स में से एक डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर के ऊपर शो नहीं होगा, इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस तुम्हें बता देता हूँ कि कहना क्या चाहता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं सबसे पहले तो कि सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये जीनोटाइप से एलील्स बनाए थे, यहाँ पे हमने जीनोटाइप से एलील्स बनाए थे। और अगर हम लोग दूसरे उसमें देखें डाइहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने यहाँ पे ये इनसे ये गैमीट्स बनाए थे, है ना, गैमीट्स बनाए थे। और गैमीट्स बनाते वक्त याद करो मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें एक जो एलील रहेगा वो रहेगा एक ट्रेट का और दूसरा एलील रहेगा दूसरे ट्रेट का, तो टोटल 2 एलील्स रहेंगे, ठीक है। तो यही ये लॉ बोलता है कि जब भी ऐसा कोई क्रॉस होने वाला है ना तो हमेशा ये क्या कहेंगे, मतलब गैमीट बनाने से पहले हमेशा जो ये जो जीनोटाइप होंगे ये हमेशा इक्वली मतलब 50-50 चांस के साथ ये लोग सेपरेट होंगे, ठीक है, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होंगे। और जब भी कोई क्रॉस बनेगा तो हमेशा उसके चांसेस जो होंगे हमेशा वो 50-50% होंगे, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये चांसेस हमेशा 50-50% निकल रहे हैं हर केस में, ठीक है। इधर भी देख सकते हो कि 50-50% ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये 50-50% ही रहेंगे। अभी नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर इस लॉ का ऊपर का देखें तो ये सिर्फ ये कहना चाहता है कि एक जीन ना दूसरी जीन में टांग नहीं अड़ाता कभी भी शो होते हुए, ठीक है। इसके लिए हम लोग
हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं लास्ट के लिए, और जो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसके लिए हम लोग हमेशा F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट वाला था उसके लिए तो कोई भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो लॉ है ये कहता है कि कोई एक गैमेट किसी दूसरे गैमेट पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, या एक ट्रेड दूसरी ट्रेड पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि मान लो अगर यहाँ पे राउंड और येलो आया, ठीक है, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जब जब राउंड होगा तब तब येलो होगा। कभी कभी व्रिंकल के साथ येलो भी हो सकता है, कभी कभी राउंड के साथ ग्रीन भी हो सकता है। तो मतलब कि एक गैमेट दूसरे गैमेट में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। मतलब अगर राउंड है तो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ हमेशा येलो, या ज़रूरी नहीं उसके साथ हमेशा ग्रीन हो। वो दोनों ट्रेड्स मतलब शेप और कलर दोनों ट्रेड्स अपना अलग अलग चलेंगी और एक दूसरे के रिजल्ट को कभी भी अफेक्ट नहीं करेंगी। यूकी चोरी किसकी है? चोरी मारे तो ना हो भाई, हमने तो चोरा चाहिए था, ये कल मूवी ने हमें चोरी दे दी। अरे मम्मी, लड़की हुई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने को नहीं बेराइब, मैंने तो चोरा चाहिए, मेरे को चोरा ला दे, मेरा चोरा ला दे मेरे को। हाँ मम्मी, लड़की उसने नहीं मैंने दी है। यू क्या कह रहा रे बेटे तू? हाँ इधर आओ, लगता है आपको साइंस पढ़ानी पड़ेगी। मैं पढ़ा देता हूँ साइंस तो। अब मेरी बात सुनो, मेल्स और फीमेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, 26 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और उन क्रोमोसोम्स में से सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो कि डिसाइड करता है कि नए बच्चे का सेक्स यानी जेंडर क्या होगा। अब जो क्रोमोसोम फीमेल्स के पास होता है वो होता है X और X, और वहीं जो क्रोमोसोम मेल्स के पास होता है वो होता है X और Y। और हाँ, जब भी मीटिंग होती है ना, तो इन क्रोमोसोम्स में से सिर्फ एक ही बाहर निकलता है, तो एक फीमेल से निकलेगा और एक मेल से निकलेगा। अब फीमेल की बात करें तो दोनों में से कोई भी निकल जाए क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों हैं तो X ही। हाँ, इससे पहले तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना कि अगर X किसी के क्रोमोसोम्स होते हैं तो हम लोग उनको फीमेल्स कहते हैं, और अगर XY किसी के क्रोमोसोम्स होते हैं तब हम उनको मेल कहते हैं। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, तो फीमेल से एक X निकल जाएगा। अब मैटर ये करेगा कि मेल के पास से कौन सा क्रोमोसोम निकलेगा, क्या वो X होगा या क्या वो Y होगा। अगर X निकला, X के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एक लड़की बनाएगा, फीमेल बनाएगा। लेकिन अगर मेल से X की जगह Y निकल जाए तो X और Y मिलके क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे। तो बायोलॉजिकली जो नया बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल, ये डिसाइड करते हैं मेल के क्रोमोसोम्स। सो ये दिस इज हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन वर्क्स। और इसी के साथ तुम्हारा भी चैप्टर खत्म होता है। यार कैसी थी स्किट? मेरे को लगा थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो शायद तुम्हें याद रह जाए, है ना। बाय द वे इट वॉज फॉर अवेयरनेस। तो हाँ, बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं भाई, तुम्हारे तो आ ही रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं, मेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो एनीवे मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, पढ़ते रहना और पास हो जाना यार।